Hi everybody, good afternoon everybody. What we gonna talk about? हम लोग बात करें इसमें वीडियो नंबर 33 के बारे में. वीडियो नंबर 32, 30, आई थिंक 31, 30, 31, 32, ये तीनों वीडियोस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में थे. हम लोग बात कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन इस समय प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर टू अंडरस्टैंड. और इसी पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं इस समय मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने खत्म कर दिया हुआ है. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे वो दो टाइप के थे. एक तो था मेंडेलियन डिसऑर्डर और जो दूसरा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो अब इस समय हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में. पब्लिक का, बच्चों का सबसे पहला सवाल होता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है और कैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर एक दूसरे से डिफर करते हैं. तो मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता क्या है. तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. ये जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे आता है? So ladies and gentlemen, what exactly is the chromosomal disorder? Chromosomal disorder वो disorder होता है जो अराइज होता है या फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. ये अराइज होता है ड्यू टू अब्सेंस, या तो क्रोमोसोम कोई भी क्रोमोसोम, पर्टिकुलर क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाए या तो उसका नंबर बढ़ जाए. आप सभी को मालूम है कि अगर कोई भी क्रोमोसोम आपके अंदर कम हो गया तो या तो वो 45 होगा या तो वो 44 होगा. मतलब 46 से कम हो जाने को हम लोग बोलते हैं अब्सेंस होना, या 46 से बढ़ना मतलब 47 हो जाना या 48 हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस. और देयर इज अ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम. एबनॉर्मल अरेंजमेंट का मतलब यह होता है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज ये क्रोमोसोम है और ये इसका एक एंड है और ये इसका दूसरा एंड है और इसका एक एंड डिलीट हो गया है. सपोज ये एक एंड डिलीट हो गया है तो इस पार्ट को हम लोग डिलीशन बोलेंगे या क्रोमोसोम का अरेंजमेंट बदल गया है. और सपोज ये डिलीट होने के बाद ये किसी और क्रोमोसोम पे जुड़ गया है. आप देखिए यहाँ पे ये जुड़ गया है. तो ये स्ट्रक्चर को या इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल अरेंजमेंट. तो ये एक नॉर्मल अरेंजमेंट है. ये दो क्रोमोसोम आप देख सकते हैं, ये नॉर्मली एक दूसरे से अरेंज है. अगर इसका एक सेगमेंट, क्रोमोसोम का एक पीस या एक टुकड़ा टूट जाता है और किसी और क्रोमोसोम पे जुड़ जाता है तो ये दोनों क्रोमोसोम अब एबनॉर्मली अरेंज हो जाते हैं. और इस एबनॉर्मल बिहेवियर को भी हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम के वजह से होता है. सो आई बी वेरी वेरी क्लियर. What is chromosomal disorder? Chromosomal disorder is a genetic disorder which arises due to absence of or excess of or abnormal arrangement of one or more chromosome. I think this definition is very very clear. अब एक बच्चों का एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दोनों में डिफरेंस क्या है. तो जरा उसके बारे में भी बात करते हैं. देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है और ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है ये हमेशा सिंगल जीन डिफेक्ट है. मतलब ये वन
जीन डिफेक्ट है। यस सर। लेकिन ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये क्रोमोसोम का डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है? क्रोमोसोम का डिफेक्ट है। या तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाता है, या तो क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाता है, या तो उसका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट वो कैसा हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मैं आपको दो ही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, लेकिन वो तीनों पॉइंट सुपर पॉइंट रहेंगे। ये पॉइंट डेफिनेशन का है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बीच में। यस सर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको किसी भी फैमिली में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पता लगाने हैं तो आप क्या करोगे? आप उसका फैमिली ट्री बनाओगे। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस जो होता है वो बड़ा ही हेल्पफुल होता है मेंडेलियन डिसीज को पता लगाने के लिए। लेकिन पेडिग्री एनालिसिस कैन नॉट बी और डज नॉट हेल्प इन ट्रेसिंग द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मैं ये पॉइंट यहां पे लिखता हूं कि पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर। मतलब पॉसिबिलिटी क्या होगी मेंडेलियन डिसऑर्डर की नेक्स्ट जनरेशन में आने की, लेकिन इसके बारे में हम ऐसा बता नहीं सकते। हम इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते। यस सर। तो हम ये पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं, बट पेडिग्री इज नॉट यूज। ये पॉइंट हमको यहां पे लिखना है। यहाँ पे पेडिग्री यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, वो एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो वो मेरे ख्याल से वो वर्ड इंक्लूड करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। एमनियोसेंटेसिस के बारे में हम जरूर बात करेंगे इन द चैप्टर कॉलेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। मतलब ये हेरिटेबल डिसऑर्डर है, ये हेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये हेरिटेबल नहीं होता है। तो ये नॉन हेरिटेबल है और ये हेरिटेबल है। ये बहुत ही ज्यादा की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हेरिटेबल है, इसलिए तो हम फैमिली चार्ट ड्रॉ करके या पेडिग्री ड्रॉ करके ये पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट को हम इंक्लूड करते हैं यहां पर। ये हेरिटेबल होता है and this is going to be non-heritable. आई थिंक ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। आप कुछ बच्चे ऐसा सवाल सोचते रहेंगे कि दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये इनहेरिट होता है। ये इनहेरिट नहीं होता है। ये इंडिविजुअल को मिल गया है, उसके नेक्स्ट जनरेशन को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। दैट पर्सन रिप्रोड्यूस भी शायद नहीं कर सकता है। यस सर। तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस होंगे। यस सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई भी डाउन सिंड्रोम या किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है तो उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी डाउन सिंड्रोम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ये नॉन हेरिटेबल है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। और हम इस कॉन्सेप्ट को अब आगे लेके जाते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं
कि दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। एक होता है अनयूप्लॉइडी और दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। पहला टर्मिनोलॉजी है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, तो पॉलीप्लॉइडी एग्जैक्टली होता क्या है? पॉलीप्लॉइडी वो फिनोमिनॉन होती है, आप सभी को ये बात अच्छे से पता है कि मेरे पास सपोज एक सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस ने डिवाइड कर लिया हुआ है, टेलोफेज हो गया है। जैसे ही टेलोफेज हो जाता है सो देयर विल बी टू न्यूक्लियस, आप समझते हैं? इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा और इसमें सेकेंड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर 2n होगा और इस न्यूक्लियस के अंदर 2n होगा, तो टोटल कितने सेट हो गए? डबल सेट हो गए। आप सभी को पता है कि टेलोफेज हो जाने के बाद सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पैदा हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं बायन्यूक्लिएटेड सेल। अब सपोज आगे का स्टेप क्या है? आप सभी को पता है कि टेलोफेज हो जाने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन आप ऐसा सपोज कीजिए कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब मूवमेंट या डिवीजन। डिवीजन या मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ पे अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो परमानेंटली क्या होगा? परमानेंटली ये होगा कि यहाँ पे एक सेल होगा लेकिन देयर विल बी टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। देयर विल बी टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो सेल है, इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइड। क्या बोलेंगे हम इसको? पॉलीप्लॉइड। इसमें 2n प्लस 2n मतलब 4n है। मतलब जो सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर है वो बढ़ गया है, वो इंक्रीज हो गया है। पहले वो 2n था और 2n से अब ये 2n प्लस 2n भी बोल सकते हो या आप इसको 4n भी बोल सकते हो। आगे जाके फ्यूचर में ये दोनों न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे तो हम उनको 4n बोल देंगे। बिगनिंग में हम इनको 2n प्लस 2n भी बोल सकते हैं। यस सर। तो ये तो पॉलीप्लॉइडी मैंने डायग्राम के हिसाब से बताया। पहले आप डायग्राम को दोबारा अच्छे से समझिए। ये एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल था और इसके पास एक न्यूक्लियस था। ये सेल ने डिवीजन किया, प्रोफेज किया, मेटाफेज किया, एनाफेज किया, टेलोफेज किया। टेलोफेज के बाद इसके पास दो न्यूक्लियस पैदा हो गए, दो न्यूक्लियस बन गए। अब आगे का जो स्टेप है साइटोकाइनेसिस है। अगर साइटोकाइनेसिस, मैंने आपको बोला कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो ये जो ओरिजिनल सेल है इसके पास तो 2n ही था। अब आपके पास दो न्यूक्लियस है तो इसके अंदर भी 2n है और इसके अंदर भी 2n है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, देन द होल देयर इज अ इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ पॉलीप्लॉइडी। तो वक्त आ गया है कि मैं आपको प्रोफेशनल डेफिनेशन बता दूं इस फिनोमिनन का। यस सर। So what exactly is the polyploidy? It is a phenomenon. It is the phenomenon in which there is a failure of cytokinesis. There is a failure of cytokinesis. जैसे ही there will be failure of cytokinesis, there is an increase in the number of whole set of chromosome. कंप्लीट सेट बढ़ गया। देखो एक सेट में 46 है तो दो सेट हो गए, मतलब 46 प्लस 46। यस सर, इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। 92 क्रोमोसोम हो गए। फिनोमिनन इन विच देयर इज अ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। होल सेट, ये होल सेट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दिस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। इसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी।
अब सवाल उठता है पॉलीप्लॉइडी कहाँ पे पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है या प्लांट में पाई जाती है? तो ऐसा बोला जाता है कि पॉलीप्लॉइडी इज गोइंग टू बी सीन इन, इट इज मोर कॉमन, इट इज मोर कॉमन इन प्लांट. इट इज मोर कॉमन इन प्लांट्स. तो ये एक पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने डायग्राम और डेफिनेशन दोनों के हिसाब से बता दिया हुआ है. दिस इज द पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं. पॉइंट नंबर 4 का नाम है अनयूप्लॉइडी. और ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ये मोस्टली अनयूप्लॉइडी होते हैं. अनयूप्लॉइडी लिखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ है. यस सर. तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द अनयूप्लॉइडी. अनयूप्लॉइडी का मतलब होता है दे इज अ गेन और दे इज अ लॉस. आइदर दे इज अ गेन और दे इज अ लॉस ऑफ वन और मोर होल क्रोमोसोम. होल सेट नहीं बोला, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं डेफिनेशन लिखने के बाद अनयूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस क्या है डेफिनेशन में मैं वो समझाता हूं. ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया है और ये डेफिनेशन कैसे अलग होता है हमारे पॉलीप्लॉइडी से वो भी आपको समझना है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ गेन और देयर इज अ लॉस. देयर इज अ गेन मतलब अगर 46 क्रोमोसोम नॉर्मल है तो अगर गेन हुआ तो वो 47 हो सकता है, वो 48 हो सकता है. अगर लॉस हुआ तो देयर विल बी 45 हो सकता है, 44 हो सकता है. देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, वन और मोर होल क्रोमोसोम. यहां पे होल सेट नहीं बढ़ रहा है. देखो यहाँ पे पहले 2n था और सीधा 2n से 4n हो गया. तो क्या बढ़ा बच्चों, सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया, सेट बढ़ गया, जोड़ी सेट बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे होल क्रोमोसोम बढ़ रहा है. अगर आपको ये नहीं समझाए तो आप इसको आगे फर्दर हम इसका डिटेल सीखेंगे तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड और इंसान में 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम. अब ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये अनयूप्लॉइडी कंडीशन नहीं है. अब हम लोग जा रहे हैं बात करने अनयूप्लॉइडी के बारे में. सपोज 2n प्लस 1 हो गया. 2n प्लस 1 हो गया इसका मतलब होता है एक क्रोमोसोम बढ़ गया. तो 2n की वैल्यू कितनी होती है, 46 होती है. और एक क्रोमोसोम और बढ़ गया प्लस 1 हो गया तो देयर विल बी 47 क्रोमोसोम. आपको समझ में आया? ये जो 47 क्रोमोसोम है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी. क्या बोलते हैं हम इसको? ट्राइसोमी बोलते हैं. यस सर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी. ये नंबर 1 पॉइंट है जो आपको समझ में आया हुआ है, जिसमें एक क्रोमोसोम बढ़ा हुआ है. 2n का मतलब 46, तुमको पता है ये बात, और एक क्रोमोसोम और बढ़ गया तो 46 प्लस 1 इज इक्वल टू 47. तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी. आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, आगे के एग्जाम्पल में सीखते हैं. सपोज 2n प्लस 2 हो गया. अगर 2n प्लस 2 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं 46 प्लस 2 इक्वल टू 48 क्रोमोसोम. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्रासोमी. क्या बोलते हैं हम इसको? टेट्रासोमी बोलते हैं प्यारे बच्चे. यस सर, मैं आपको ये अभी हम लोग गेन के बारे में बात कर रहे थे. देयर इज अ गेन, बट अनयूप्लॉइडी में हमेशा गेन नहीं होता है, लॉस भी हो सकता है. मैंने 2 एग्जांपल दिए गेन के, मैं 2 एग्जांपल दूंगा लॉस का. हियर वी गो. 2n
2n-1, तो 46 - 1 होता है 45 क्रोमोसोम। इस कंडीशन को हम हमेशा वी ऑलवेज कॉल दिस कंडीशन एज अ मोनोसोमी। इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। देन एग्जाम्पल 4 के बारे में बात करते हैं। 2n-2, यस सर, 2n का वैल्यू 46 है और 46 में से -2 किया तो 44 क्रोमोसोम आ जाते हैं। यस सर, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नलीसोमी। मेरे जो बच्चे होते हैं, मतलब आप लोग, मेरे बच्चों को कुछ डाउट्स होते हैं। बच्चों को ये डाउट होता है कि ये ट्राइसोमी है, ये टेट्रासोमी है, मोनोसोमी है, नलीसोमी, आप ये पता कैसे लगाते हैं? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको मैं बच्चों को समझाता हूं। देखो, ये 2 है और ये 1 है, सो 2 + 1 3 होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है ट्राइसोमी। बहुत ही बढ़िया। दूसरा एग्जाम्पल सीखो। ये n को भूल जाने का, 2 है प्लस ये 2 है, 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 के लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, तो ये टेट्रासोमी हो गया। क्या बात है। ये 2n-1 है, 2n-1 है, तो n को हटा देने का, 2 - 1 किए, अगर 2 - 1 किए तो अपने को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। 1 को इंग्लिश में, बायोलॉजी में मोनो बोलते हैं, इसलिए यहां पे आ गया मोनोसोमी। क्या बात है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये 2 - 2 हो गया। 2 - 2 0 होता है। 0 को मैथ में नल बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस, इसलिए यहां पे आता है नलीसोमी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है आपको इसमें? है ना? कोई डाउट है आपको इसमें? आई थिंक कोई डाउट नहीं है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से बताया हुआ है। यस सर, 2n + 1 तो ट्राइसोमी, 2n + 2 तो टेट्रासोमी, 2n - 1 तो मोनोसोमी, 2n - 2 तो नलीसोमी। आई थिंक ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए। आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोगों को हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से 3 बीमारियां, 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सीखना है। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम के वजह से होता है, जबकि बाकी की 2 बीमारियां जो आपके सिलेबस में दी हुई है, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये जो दोनों बीमारियां होती है ये सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। यस सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग क्या करते हैं, हम इस बोर्ड को क्लीन करते हैं ताकि हम अब आगे बात कर सके। आई होप ये लेक्चर अभी तक आपको समझ में आया हुआ है। मैं एक बार आपको शॉर्ट रिकैप देता हूं। पहले पॉइंट पे मैंने समझाया डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरे पॉइंट पे मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बीच में डिफरेंस क्या है मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ये एडिशनल पॉइंट है ताकि बच्चों को अनयूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में कंफ्यूजन ना हो। पॉलीप्लॉइडी में मैंने बताया कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है डबल, सीधा 2n का 4n, लॉटरी लग जाना बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं लॉटरी लग जाना। और इसको बोलते हैं, आपको 10th में 80% आया तो आपने 11th में 85% लाया तो थोड़ा सा मार्क्स बढ़ गया है, तो इसको अपन बोलते हैं अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी में मार्क्स कम भी हो सकता है, मतलब 10th में आपने 80 लाया तो आपको 75 भी आ सकता है। सो आइदर देयर इज अ गेन और देयर इज अ लॉस ऑफ 1 या मोर, लेकिन पूरा अक्खा का अक्खा क्रोमोसोम या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो हमने यहाँ पे बढ़ाया, +1 +2 किया, यहाँ पे हमने माइनस किया, -1 -2, ये क्या होता है वो मैंने बताया। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू। हाय एवरीबॉडी, तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द डाउन सिंड्रोम। हम लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको समझ में आना होगा कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम खुद में एक ऑटोसोमल अनयूप्लॉइडी का एग्जांपल है। तो मैं ये पॉइंट लिखता हूं। आई होप आप समझ में आ गया आपको कि अनयूप्लॉइडी का मतलब होता है आइदर देयर इज अ
प्लस क्रोमोसोम, मतलब 46 से ज्यादा हो जाएंगे, 47, 48, और देयर इज अ माइनस क्रोमोसोम। लेकिन इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम देयर इज ऑलवेज अ एडिशन ऑफ क्रोमोसोम। सो ये अनयूप्लॉइडी डाउन सिंड्रोम कौन से टाइप का अनयूप्लॉइडी है? अगर आपको नीट ने पूछा तो आपने बोलना कि इट इज अ गेन ऑफ क्रोमोसोम, गेन ऑफ क्रोमोसोम, देयर इज अ गेन ऑफ क्रोमोसोम। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल का मतलब आपको अच्छे से समझ में आता है कि 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और प्लस 1 पेयर जो है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। एक्स एक्स फीमेल में रहता है और एक्स वाई मेल में रहता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये जो ऑटोसोमल होता है तो इसमें कौन सा क्रोमोसोम बढ़ता है? तो पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 2n प्लस 1 होता है, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ता है। यस सर। तो ये जो 2n प्लस 1 को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। आप सभी को पता है ट्राइसोमी। यस सर। और इसके अंदर 47 क्रोमोसोम आते हैं, 47 क्रोमोसोम आते हैं। यस सर। अगर मैं आपको ये जो पॉइंट अभी बताने जा रहा हूं बच्चों को डिफिकल्ट लगता है समझना, आप ध्यान से फोकस कीजिए। अगर मैं बोलूं कि आपके पास हर एक क्रोमोसोम कितने कॉपी में है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? नेहा जवाब दो तुम। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट नेहा। एवरी क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी डबल इन कॉपी। आपके पास 23 पेयर्स होते हैं, 1 पेयर हर एक क्रोमोसोम आपको 2 पेयर में है। वन पेयर आपको मम्मी से मिलता है, मतलब पहला जो फर्स्ट पेयर है वो आपको 2 बार है। एक फर्स्ट क्रोमोसोम आपको मम्मी से मिला हुआ है, एक फर्स्ट क्रोमोसोम आपको पापा से मिला हुआ है। ऐसा ही 22वां क्रोमोसोम भी है, 21st क्रोमोसोम भी है, और 13th क्रोमोसोम भी है, और 18th क्रोमोसोम भी है। यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक क्रोमोसोम बढ़ा हुआ है वो कितवा क्रोमोसोम है, उसका रैंकिंग क्या है? वो फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर है, 20 पेयर है, 21st पेयर है, 22nd पेयर है, कौन सा है? 23rd तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक ऑटोसोमल है ना? ओके। तो जवाब ये मिलता है कि इसके अंदर 21st क्रोमोसोम बढ़ गया है। तो नीट आपको सवाल पूछता है कि अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है, अगर किसी बंदे को डाउन सिंड्रोम हुआ है, बंदे को या बंदी को, ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये बंदे को भी हो सकता है और ये बंदी को भी हो सकता है। लेकिन बाकी की जो बीमारियां हैं जैसे क्लेनफेल्टर, हम लोग आगे बात करेंगे, वो खाली मेल को ही हो सकता है। टर्नर जो है वो खाली फीमेल को ही हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप हमेशा समझ लीजिए फिलहाल कि डाउन सिंड्रोम जो होता है ये एक ऑटोसोम है। ऑटोसोमल तो मेल और फीमेल दोनों में इक्वल क्वांटिटी में होता है ना। तो पहला सवाल कि ये जो एक क्रोमोसोम ज्यादा है वो कितवा क्रोमोसोम है? पहला, दूसरा, 21वां? तो ये पता चलता है कि इट इज अ ट्राइसोमी फॉर 21st क्रोमोसोम। आपको इसका मतलब समझना होगा। ट्राइसोमी फॉर 21st क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहले तो मुझे बताओ कि 21वां क्रोमोसोम आपके बॉडी में कितनी बार है? एक बार है या 2 बार है? तो इसका सही जवाब होगा कि ये 2 बार है। एक बार मम्मी से आता है और एक बार पापा से आता है। लेकिन ये जो +1 है ये तीसरी बार है। सो नीट का एक फेवरेट सवाल होता है कि डाउन सिंड्रोम के बंदों में या बंदियों में ये जो 21st क्रोमोसोम होता है वो कितनी बार आता है? तो आपको जवाब देना होगा इट कम्स 3 टाइम्स। तो इसलिए 2n+1, अगर n को हम हाइड करते हैं तो 2+1 तो 3 होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। तो 21st जो क्रोमोसोम होता है वो 3 टाइम्स 21st क्रोमोसोम प्रेजेंट।
आई थिंक इट्स सुपर पॉइंट, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के अलग अलग नाम क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, और फिर हम टेक्नैलिटी किसके बारे में, मतलब इसके सिम्टम्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। इस बीमारी का पहला नाम है मंगोलियन डिजीज। मंगोलियन, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं मंगोलियन आइडियोसी। इसको मोंगोलिज्म भी बोलते हैं, मोंगोलिज्म भी बोलते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट नाम है। इसको हम 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं। सो 21st ट्राइसोमी बोलते हैं। यस सर, ये इसके 3 अलग अलग नाम है। अब सबसे पहला सवाल है कि इसको मंगोलियन क्यों बोलते हैं? मंगोलियन क्या है, जरा आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए, ये चाइना है, नीचे चाइना है, आप देख सकते हैं, दिस इज चाइना, और चाइना के बाजू में ये कंट्री है जिसको हम बोलते हैं मंगोलिया। यस सर। अब ये मंगोलिया का और डाउन सिंड्रोम का क्या रिश्ता है, ये आपको समझना होगा। यस सर। ऐसा, ये जो जिन बंदों को या जिन बंदियों को डाउन सिंड्रोम होता है, तो उनका जो फिजिकल लुक है, बॉडी का इंटरनल फिजियोलॉजी नहीं, बॉडी का जो बाहर का जो लुक है, और मंगोलिया का जो नॉर्मल सिविलियन होता है उसका जो लुक होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है। यस सर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मंगोलिया कंट्री में जो भी लोग पाए जाते हैं उनको डाउन सिंड्रोम है। मैंने एकदम क्लियर कट तरीके से बताया कि डाउन सिंड्रोम के जो भी सिम्टम्स है वो मंगोलिया के सिविलाइजेशन में या वहाँ के कंट्री के लोगों में ये नहीं पाया जाएगा, लेकिन उनका जो फिजिकल लुक है, फिजिकल जो लुक होता है मंगोलियन लोगों का और डाउन सिंड्रोम का, वो थोड़ा सा सिमिलर होता है। इसीलिए इसको हम मंगोलियन आइडियोसी या हम इसको मंगोलिज्म बोलते हैं, या हम इसको 21st ट्राइसोमी बोलते हैं। ये पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया। देन अगला पॉइंट ये है कि इसको किसने डिस्कवर किया, नंबर 4 पॉइंट। तो इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय लैंगमैन डाउन, इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय लैंगमैन डाउन इन 1866। सो 1866, ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया है। यस सर। तो अब वक्त आ गया है कि हम लोग ये बात करें कि ये जो देखो 21st क्रोमोसोम 3 बार आया, एक बार तो मम्मी ने दिया, दूसरी बार पापा ने दिया, ये तीसरी बार कहां से आया ये हमको सीखना है। यस सर। तो वी वांटेड टू नो हाउ द डाउन सिंड्रोम या क्लेनफेल्टर सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, ये जो सारी बीमारियां होती हैं ये किस रीजन की वजह से होती है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, मतलब कॉजिंग फैक्टर हम बात करेंगे। यस सर। तो आपको मैं सीधा एक लाइन लिख देता हूं यहां पे, इट अकर्स बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। यस सर। it occurs because of non-disjunction। ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। अब सभी को पता होना चाहिए कि नॉन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन या नॉन डिसजंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। It occur because of it due to non-disjunction during oogenesis. During oogenesis. Yes sir. अब सवाल ये उठता है कि oogenesis तो हमेशा फीमेल में होगा, तो क्या ये बीमारी खाली फीमेल की वजह से होती है? ऐसा बोला जाता है कि ये बीमारी, मतलब ये जो नॉन डिसजंक्शन फिनोमिनॉन है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ये नॉन डिसजंक्शन मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन
Its frequency is more higher because of female. यस सर, इसलिए रेफरेंसेस में, रिसर्च में हमेशा फीमेल का नाम लिया जाता है, oogenesis का नाम लिया जाता है, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द oogenesis ऐसा नाम लिया जाता है। सबसे पहले आपको समझना होगा नॉन डिसजंक्शन, ये एक पॉइंट समझना होगा। और ये फीमेल का ही नाम क्यों लिया जाता है? मेल तो इसमें इन्वॉल्व होता है लेकिन इट इज मोर कॉमन इन फीमेल, दैट्स व्हाई फीमेल का नाम लिया जाता है। वी हैव टू आंसर व्हाई फीमेल, व्हाई नॉट मेल इज मोर कॉमन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, यस सर, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, यस सर। सो लेट अस टॉक अबाउट सबसे पहले नॉन डिसजंक्शन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिसजंक्शन होता है, डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेट होना। क्या होना? सेपरेट होना, सेपरेट होना। क्रोमोसोम के सेपरेट होने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन बोलते हैं। और नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है, ये जो पूरा वर्ड जो है जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम का फेल टू गेट सेपरेट। फेल टू गेट सेपरेट और सेग्रीगेट। ये किसके सेपरेट और किसके फेल टू सेपरेट के बारे में बात हो रही है? हम क्रोमोसोम के फेल टू सेपरेट के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर, हम क्रोमोसोम के फेल टू सेपरेट के बारे में बात कर रहे हैं ड्यूरिंग एनाफेज 1 या ड्यूरिंग एनाफेज 2। आप सभी को पता है, आप सभी ने सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है कि एनाफेज वो फेज कहलाता है। मैंने ऐसा सुना है यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, एक क्रोमोसोम ऊपर जाएगा पेयर का, एक नीचे जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। हम एक ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ये भी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। यस सर, सपोज हमारे पास ये एक सेल है जो डिवाइड हो रहा है। सपोज ये सेल है, ये डिवाइड हो रहा है। कौन सा सेल है बोलो? ये एग फॉर्मिंग सेल है। यस सर, अंडा देने वाला, एग देने वाला, oocytes देने वाला एग गिविंग सेल है। आई बी वेरी क्लियर, नॉन डिसजंक्शन या तो एनाफेज 1 में हो सकता है जबकि एनाफेज 2 में भी हो सकता है। यस सर, सो इट्स सुपर पॉइंट। ये एग गिविंग सेल है, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। तो मियोसिस 1 भी होगा, मियोसिस 2 भी होगा। हम एक रैंडम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। सपोज ये एनाफेज का डायग्राम है और यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। यस सर, है ना? तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहा है। ये तीनों क्रोमोसोम ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्रोमोसोम, इसका पेयर, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रहा इनका स्पिंडल फाइबर, ये रहा सेंट्रियोल, जो भी आपको नॉर्मल सेल डिवीजन में पता है वो है। यस सर, अब ऐसा सपोज करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है ये 21st क्रोमोसोम है ना? मैं इस समय आपको बता रहा हूं डाउन सिंड्रोम के बारे में, इसलिए मैं 21st बोल रहा हूं। अगर हम अलग अलग क्रोमोसोम बात करेंगे, क्रोमोसोम का जो नंबर अलग होगा अलग अलग बीमारी के साथ। इस समय हम डाउन सिंड्रोम बात कर रहे हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसलिए हम 21st मेंशन कर रहे हैं। तो हर बार तो हम ये ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे ना, तो आप समझ लेना कि जो भी बीमारी हम बात करेंगे वो क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे ये 21st क्रोमोसोम है और सपोज ये 13 क्रोमोसोम है, ये 12 है, 13 और 12 का दो पार्टनर है, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ये 21st का जो पार्टनर क्रोमोसोम है वो उसको नीचे आना था, है ना? आधे क्रोमोसोम उस साइड, आधे क्रोमोसोम नीचे के साइड, पोल की तरफ। तो ये क्रोमोसोम भी ना इसी डायरेक्शन में चला गया। यस, इसी डायरेक्शन में चला गया, पक्का। और ये सेपरेशन हो गया। 100% क्लियर है?
पक्का? अब आपको दो एग बन गए, एक ये एग बन गया और ये एक एग बन गया। अब यहां पे हम 23 के 23 क्रोमोसोम तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो हमने 6 क्रोमोसोम का सैंपल दिया हुआ है। तो सपोज यहां पे 23 क्रोमोसोम आना था, यहां पे 23 के बजाय ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। कैन यू सी दिस क्रोमोसोम? ये 21st क्रोमोसोम है, ये एक्स्ट्रा आ गया ऊपर के साइड में। अगर मैंने बोला कि नीचे का क्रोमोसोम ऊपर चला गया, तो नीचे माइनस हो जाएगा क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम माइनस हो जाएगा, एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। तो जो एग बनेगा नीचे वाले सेल में, उसमें 22 क्रोमोसोम रहेंगे। तो इसमें एन की जो वैल्यू रहेगी, एन की जो वैल्यू रहेगी वो 22 रहेगी। यस सर, मतलब बेसिकली 22 का मतलब ये होता है, 22 का मतलब होता है एन -1 रहेगा इक्वल टू 22, 22 क्रोमोसोम। यस सर, या आप खाली n-1 लिखिए। लेकिन ये जो ऊपर वाला सेल है उसमें n+1 मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे 24 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे 22 क्रोमोसोम होंगे। क्या आप समझ पाए? आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे अच्छे लाडले बच्चों। फोकस। देखो ये एनाफेज है, एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो पहला उधर फर्स्ट जो पेयर है उसमें से एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, दूसरा भी है एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। ये 21st है, इसको भी नीचे आना था और एक को ऊपर जाना था। लेकिन ये जो 21st क्रोमोसोम इसको नीचे आना था, ये नीचे ना आके ये ऊपर की साइड में चला गया। तो इसमें ऊपर वाले सेल से जो एग बनेगा, ये एक एग है ना, oogenesis के बाद, oogenesis लिखा हुआ है ना, कुटे ले लगा भाई, हाँ इधर, यस सर, oogenesis। तो ऊपर वाले सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं n+1। n की वैल्यू 23 होती है, 23+1 मतलब 24। और n-1 नीचे वाले सेल में n-1 मतलब 23-1 दैट इज 22 क्रोमोसोम। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। आगे की स्टोरी कैसे रंग लाती है? आगे की स्टोरी ऐसे रंग लाती है कि अगर कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है और कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है, स्पर्म के पास तो 23 क्रोमोसोम ही है, तो इनके फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म के पास 23 और ये 24, तो ये कितने हो गए? 47 क्रोमोसोम, दैट इज 2n+1। मतलब इसके अंदर ये जो जायगोट बनेगा, आप समझे कि नहीं? सपोज ऐसा अंडा बना और कभी किसी फीमेल में ऐसा अंडा बनेगा, एक ही एग बनेगा ना, एक ही oocyte बनेगा, है ना। एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें नॉर्मल महिला को, नॉर्मल वुमेन को, नॉर्मल कंडीशन में एक एग बनता है। कभी कभी 2 या 3 भी हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ वुमेन में होता है, एक्सेप्शनल माना जाता है, सभी वुमेन में ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? हियर वी गो। तो अगर ये 24 हो गया, तो 23 वाली स्पर्म ने अगर इसको फर्टिलाइज किया, तो स्पर्म के पास 23 और एग के पास 24, तो टोटल हो गया 47। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। क्यों हो गया ये डाउन सिंड्रोम? क्योंकि इसमें 21st क्रोमोसोम है वो इंक्रीज हो गया 3x, मतलब 3 बार। इसके पास पहले का 21 क्रोमोसोम था, एक एक्स्ट्रा आ गया, 23 पहले से था, एक एक्स्ट्रा आ गया, हो गया 24। ये 24 वाले एग में 23 क्रोमोसोम कितनी, 21st क्रोमोसोम कितनी बार रहेगा? 2 बार रहेगा। और स्पर्म जब आएगा तो वो अपना खुद का 21st लाएगा, तो टोटल 21st क्रोमोसोम कितनी बार हो गए? 3 बार हो गए। इसलिए मैंने 3x लिखा हुआ है। इस फिनोमिनन को नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ये फर्टिलाइजेशन हुआ, यस सर, तो 45 क्रोमोसोम रहेंगे, क्योंकि इसके पास, स्पर्म के पास 23 और 22 पहले से एग के पास है, तो 45 होता है। इसको हम बोलते हैं 2n-1, दैट इज 45 क्रोमोसोम। इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी।
मोनोसोमी जो होता है वो टर्नर सिंड्रोम में पाया जाता है, लेकिन ये ऑटोसोमल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखते नहीं है। टर्नर सिंड्रोम में 45, तो 45 कैसे आता है वो आपको समझ में आ गया कि अगर 22 क्रोमोसोम कंटेनिंग एग 23 क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो जाके 2n-1 दैट इज मोनोसोमी बनता है। यस सर। तो आई थिंक मैंने आपको पूरी कोशिश की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को समझना कि ये कैसे बनता है। मतलब बच्चों को नॉन डिसजंक्शन हार्डली कोई टीचर मतलब बताते हैं, टीचर तो बताते ही है, बच्चों को समझ में नहीं आता है या समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, ध्यान से आप सुनिए तो आपको मेरे ख्याल से जरूर समझ में आएगा। यस सर। तो अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने, अब हम लोग जा रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग जा रहे हैं बात करने सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम के बारे में। लेकिन फिलहाल आप क्या कीजिए कि एग्जैक्टली आप ये एक इमेज देख लीजिए। ये आपके एनसीईआरटी में ये इमेज लिखा हुआ है, दिया हुआ है, और ये ना कैरियोटाइप बोलते हैं। ये जो डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में लिया हुआ है, यस सर, इस डायग्राम को हम कैरियोटाइप बोलते हैं। यस सर। ये फर्स्ट है, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे ये 23 पेयर्स है। मैं इस डायग्राम को जूम करता हूँ, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, ये जो 21st क्रोमोसोम है, ये 21st जो क्रोमोसोम है ये 1 2 3 मतलब कितनी बार है, 3 बार है। नीट आपको पूछेगा कि 21st क्रोमोसोम कौन से ग्रुप में कैटेगराइज है, तो ये जी ग्रुप में कैटेगराइज है। मैं भले बोर्ड पे ना लिखूं, आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, जी ग्रुप में बिलोंग करता है। मतलब ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, इनको ए बी सी डी, मतलब ये पहले 2 क्रोमोसोम ए हो गए, फिर ये तीनों बी हो गए, सी हो गया, फिर डी, तो ऐसे 21st जो क्रोमोसोम है ये जी ग्रुप में बिलोंग करता है। जी ग्रुप का जो क्रोमोसोम है वो 3 बार है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी का ही फिगर है, आप खुद भी देख सकते हैं, निकालो एनसीईआरटी, वीडियो पे दबाओ पॉज का बटन और एनसीईआरटी निकालो और देखो इतने लेजी क्यों होते जा रहे हो तुम। यस सर। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया। अब हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो गिव मी सम स्पेस। Hi everybody. So let us talk about the symptoms of the Down syndrome, which is going to be the last part. Yes sir. So इस लास्ट पार्ट के बारे में फोकस करते हैं, और हमको अभी रीजन भी बताना है। जो लास्ट पार्ट है कि व्हाई वुमेन के लिए वुमेन्स आर मोर कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज के अभी के बाद के टॉपिक में। सबसे पहले हम सिम्टम्स पढ़े। सिम्टम्स पढ़ते वक्त यू मेक श्योर दैट आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, और उस डायग्राम के सिम्टम्स भी आप पढ़े नीट एग्जाम के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सिम्टम होता है कि दे हैव अ राउंडेड फेस। सिम्टम्स को याद कैसे रखना है? सिम्टम्स को याद करने के लिए मैंने इन पॉइंट का जो सीक्वेंस और जो ऑर्डर है वो इस ऑर्डर में रखा हुआ है कि जो हेड से स्टार्ट होता है और हैंड तक वो बॉडी में आता है। यस सर। तो सबसे पहले अगर आप हेड देखते हैं तो हेड का शेप देखते हैं, फोरहेड कैसा है वो देखते हैं, टंग कैसा है, आईज कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं, माउथ कैसा है, टंग कैसा है, इसके बारे में ही देखते हैं ना। तो हम इसी ऑर्डर में सीक्वेंस, देन हम नेक के बारे में देखते हैं, यस सर, देन इनके हैंड के बारे में देखते हैं, फिंगर्स के बारे में देखते हैं, यस सर। तो इसी ऑर्डर में मैंने दिया हुआ है ताकि आप इसको आसान तरीके से आप इसको समझ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि दे हैव अ राउंडेड फेस। तो इनका जो फेस होता है वो बिल्कुल चांद की तरह होता है, मतलब एब्सोल्यूट तरीके से वेरी राउंडेड होता है। तो ये इसका पहला सिम्टम है, राउंडेड फेस। इनकी जो हाइट होती है वो थोड़ी कम होती है। सो दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर, दे हैव अ ब्रॉड फोरहेड। इनका जो फोरहेड होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, इसलिए हम इसको ब्रॉड फोरहेड सिम्टम्स जानते हैं। परमानेंटली ओपन माउथ, उनका माउथ जो होता है ना वो परमानेंटली ओपन होता है, ऐसे ओपन रहेगा। इज दैट क्लियर? सो दे हैव अ ओपन माउथ, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। तो अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम के थोड़ा शाई होते हैं,
और इनका माउथ ओपन होता है। तो ये जो टिपिकल सिम्टम्स है इसको देख के आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस सर। तो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, आप उनको प्यार से बात करना है, मुस्कुराना है। यू अंडरस्टैंड? सो ट्रीट देम लाइक दे आर होमो सेपियन स्पीसीज। इनका जो टंग होता है वो बार बार बाहर निकला रहता है, तो इनका माउथ ओपन रहेगा और टंग बाहर आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये टिपिकल चीज होती है जिससे मैंने कई लोगों को कई बच्चों को आइडेंटिफाई किया हुआ है बस में, ट्रेन में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। यस, सो दे हैव अ प्रोट्रूडिंग टंग, इनका टंग बाहर आया जाता है लाइक दिस। इनका जो टंग होता है ना, वो टंग के दो टुकड़े रहते हैं ऐसे, ये टंग का एक पीस है, ये टंग का दूसरा पीस है। तो दे हैव अ फुलो टंग, इनका टंग बाइफरकेटेड रहता है जैसे स्नेक का रहता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी ऑब्जर्व होता है। यस, इनका जो नेक होता है वो शॉर्ट होता है, इनका जो हैंड होता है वो फ्लैट होता है, इनका जो हैंड का जो एंड होता है ना वो लूप्ड होता है। तो यहाँ पे स्किन के लूप प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने ग्रीन में दिखाई दे रहा है। सो दे हैव अ लूप ऑन द फिंगर टिप, फिंगर टिप पे लूप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा ब्रॉड रहेगा वो। इनके पास ब्रॉड पाम सीमियन क्रीज पाया जाता है, जैसे इनके जो हाथ होते हैं उसमें एंड टू एंड लाइन पाई जाती है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये एंड से लेके ये एंड तक लाइन प्रेजेंट नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे दो लाइन इनको पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं सीमियन क्रीज। सीमियन क्रीज का मतलब वो होता है ये इस एंड से स्टार्ट होता है और इस एंड पे रहता है। यस सर। तो अगर आपके पास ऐसा हाथ है जिसमें आपको दो लाइन है और एंड टू एंड है, तो ये भी डाउन सिंड्रोम का सिम्टम्स है, मतलब ऐसा दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं सीमियन क्रीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है और एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है ये सिम्टम्स। देन इनका जो आईलिड होता है वो फोल्डेड होता है। यस सर। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, आईलिड फोल्डेड होता है इसका मतलब क्या होता है। सपोज ये इनका आंख है, यस सर, और ये आईज है। ये आईज का जो अंदर का पार्ट है, मतलब नोज के नजदीक का जो पार्ट है, यहां पे ना थोड़ी सी फोल्डिंग्स होती है ऐसे। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं एपिकैंथल फोल्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? एपिकैंथल फोल्ड, मतलब आईज में फोल्डिंग्स होती है। तो मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की या दिखाने की। यस सर। तो आप ये डायग्राम देखने की कोशिश कीजिए और इनके बंदे का ये इस एरिया को आप फोकस करेंगे जो मैंने सर्कल किया हुआ है। अगर आप इस एरिया पे फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का आईलिड है, ये जो ऊपर का आईलिड है ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रो हुआ है नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये गैप दिखाई दे रहा है। इस फोल्डिंग्स को आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको थोड़ा सा अलगपन यहाँ पे लगेगा। और एपिकैंथल फोल्ड इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इनका आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ही कम होता है, लो आईक्यू होता है, लेकिन फिर भी इनको रिपीट तरीके से इनको पढ़ाया जा सकता है, ये थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। सेक्स ऑर्गन अनडेवलप्ड रहते हैं। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज या मल्टीपल डिजीज, इनको जेनाइटल मतलब जन्मजात हार्ट से रिलेटेड बीमारियां इनके बॉडी में पॉसिबल होती है। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। आप एनसीईआरटी के भी सिम्टम्स लिख लीजिए। एनसीईआरटी के सिम्टम मैंने लिखा हुआ है, आप उसको स्टार मार्क कर दीजिए ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस कर सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, आई थिंक आई विल शो यू द डायग्राम। कौन से डायग्राम के बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यस सर, मैं इस डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, आप इस डायग्राम को अच्छे से रीड कीजिए और इस डायग्राम में जितने भी सिम्टम्स हैं वो आपके नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब हम लोग एक आखिरी पार्ट के बारे में फोकस करने वाले हैं। यस सर। और वो आखिरी पार्ट क्या होने वाला है आपको ऑलरेडी बताया गया है कि why क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर बिकॉज ऑफ फीमेल। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे,
ये जो क्रोमोसोमल बीमारियां होती हैं ये फीमेल के वजह से क्यों होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यस सर, सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि फीमेल जो होती हैं, फीमेल नहीं बोलना चाहिए, फीमेल फीटस बोलता हूं मैं। ये जो फीमेल होते हैं ना, जब वो मदर के यूट्रस में रहती हैं, वोम में रहती हैं 9 महीने, तभी ही उसी समय इनका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। यस सर, oogenesis begin in embryo itself। मेल का ऐसा नहीं होता है। ये जो मैन का ऐसा नहीं होता है, मेल का ऐसा नहीं होता है। मेल ने अपने आखिरी 3 महीनों में जो भी न्यूट्रिशन पाया है उस न्यूट्रिशन को यूज करके, यूटिलाइज करके फ्रेश या न्यू स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है और नए स्पर्म बनते हैं। तो मेल अगर 120 इयर्स के एज का है, देन ऑल्सो उसका जो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा वो आखिरी 3 महीने में जिस हिसाब से बॉडी को न्यूट्रिशन मिला हुआ है उसको यूज करके वो बना हुआ है। न्यूट्रिशन अच्छी क्वालिटी का है तो स्पर्म प्रोडक्शन बेटर क्वालिटी का होगा। अगर न्यूट्रिशन डिमिनिश हुआ है तो स्पर्म काउंटिंग पे या स्पर्म के स्ट्रक्चर पे उसका इफेक्ट जरूर आएगा। यस सर, सो लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा समझिए कि कोई भी फूड है, आपके घर में जो खाना है वो सुबह बना दिया गया हुआ है। यस सर, और मम्मी पापा विलेज चले गए और आपको मम्मी ने वो खाना मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट, ये 4 बार खाने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना दिया है। यस सर, अब पहली बार जब सुबह खाना बना वो सेम खाना, तो आपने पहली बार जब खाया तो वो खाना फ्रेश था, मतलब इमीडिएटली गर्म गर्म आपने खाया। अब वही खाना जब आप दोपहर में खाते हैं तो वो 5 आवर्स ओल्ड होता है। जब वही खाना आप इवनिंग में खाते हैं तो वो 8 आवर्स ओल्ड होता है। वही खाना आप जब इवनिंग में खाते हैं तो वो 12 आवर्स ओल्ड होता है। और जब वही खाना आप नाइट में खाएंगे तो वो पुराना होता जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वो फूड ओल्ड होता जाएगा, पुराना होता जाएगा। फीमेल में भी कुछ ऐसा ही होता है। फीमेल में जब फीमेल फीटस के फॉर्म में रहती है, मदर की वूम में रहती है, तो oogenesis बिगिन हो जाता है और एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जो एग होते हैं वो प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं। जो ऊ साइट रहता है, इट इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। अरेस्ट करना समझते हैं आप? मतलब प्रोफेज 1 में आके उनका सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। अब यही जो एग बना हुआ है, जो बचपन में बना था, एम्ब्रियो में बना था, वही जब उनकी शादी होती है महिला की 20 साल में, 25 साल में, जब भी शादी होती है तभी वही एग यूज करने वाले हैं। यस सर, वही एग जो एम्ब्रियो में आज बना हुआ है ना, वही एग यूज होने वाले हैं बच्चे को फॉर्म करने में, जाइगोट को फॉर्म करने में। जी क्लियर है आपको? यस सर। अब आपको ऐसा समझना है, आपको ऐसा लॉजिक यूज करना है कि अगर कोई महिला लेट शादी करती है, कोई महिला ऐसा सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1, 25 इयर्स में शादी हो रही है। यस सर, किसी महिला की शादी 25 इयर्स में शादी हो रही है। सपोज 2000 महिला की शादी होती है 25 साल की उम्र में, तो उसमें से एक ऐसा बच्चा होगा जिसको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसी कोई भी बीमारी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 आउट ऑफ 2000। लेकिन सपोज कोई महिला 20 के बजाय, एग्जाम्पल नंबर 2, 30 साल के ईयर्स में शादी करती हैं और बच्चा उनको 30 साल की उम्र में होता है। इन दैट केस जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बदल के 1 आउट ऑफ 900 हो जाती है।
हाँ, मतलब पहले क्या था, 25 साल में 2000 बच्चे पैदा होंगे तो 2000 बच्चों में से एक ऐसा बच्चा होगा जिसको डाउन, टर्नर, क्लेनफेल्टर टर्नर, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर 5 साल और भी उम्र बढ़ी तो एग और भी ओल्ड होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, तो उसके नॉन डिसजंक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे और 1 आउट ऑफ 900 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेकिन सपोज कोई महिला अपना खूब करियर बनाती है और वो 35 इयर्स की एज में शादी करती है, यस सर, 35 इयर्स की एज में, 40 इयर्स की एज में शादी करते हैं। माधुरी दीक्षित बिकम द एग्जाम्पल, उन्होंने काफी लेट शादी की थी, 40 इयर्स की एज में शादी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 आउट ऑफ संबर होती है, मतलब 1 आउट ऑफ 100। तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि माधुरी दीक्षित को जो बच्चे पैदा हुए वो एबनॉर्मल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको जो बच्चे पैदा हुए वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, वो 99 बच्चों में से 2 बच्चे हैं उनके। यस सर, मैंने बोला कि 1 आउट ऑफ 100 प्रेगनेंसी विल बी एबनॉर्मल। 100 प्रेगनेंसी होगी तो उसमें एक प्रेगनेंसी एबनॉर्मल होगी। लेकिन इफ सम वुमेन मैरी वेरी वेरी लेट, रियली वेरी वेरी लेट, 45 इयर्स की एज में शादी करते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 आउट ऑफ 40 हो जाती है, 1 आउट ऑफ 40। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी आपने क्या सीखा कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यस सर, ये y एक्सिस है, यहाँ पे रिस्क है, रिस्क है जेनेटिकल बीमारी का, और यहाँ पे एज का फैक्टर है। तो ग्राफ किस हिसाब से बनेगा, इसी चीज का मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। आई थिंक मैं आपको समझा पाया। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा डिजीज की फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, रिस्क बढ़ता जाएगा। 1 आउट ऑफ 40 ज्यादा रिस्की है, 1 आउट ऑफ कंपेयर टू 1 आउट ऑफ 100, कंपेयर टू 1 आउट ऑफ 2000। यस सर, तो ये इसलिए होता है क्योंकि फीमेल में एग प्रोडक्शन एम्ब्रियो में ही होता है। ये सारी बातें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सीखने को जरूर मिलेंगी। और एग का जो प्रोडक्शन होता है वो जब वो फीमेल एम्ब्रियो में रहती है तभी हो जाता है, लेकिन एग को यूज होना, एग का यूटिलाइजेशन होना ये तब होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल 14 इयर्स की एज में बिगिन होता है। लेकिन जो शादी होती है, मैरिज होती है, वो एक लेंदी प्रोसेस होता है। बहुत सारी महिलाएं अपना करियर पे ज़्यादा फोकस करती है, करियर को बिल्ड करती है, फैमिली को के ऊपर, और पहले वो करियर फॉर्म करती है, देन दे गो फॉर द मैरिज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती जाती है। यू माइट हैव द लक कि अगर 45 इयर्स में किसी की शादी होती है तो 1 आउट ऑफ 40 के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है जेनेटिकल बीमारी की। सो आपको ये समझना है कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने डाउन सिंड्रोम और क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे फिनिश कर दिया है। नाउ 2 बीमारीज आर गोइंग टू बी स्टिल रिमेनिंग, वन इज कॉल्ड क्लेनफेल्टर एंड क्लेनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आई थिंक आपको ये सारे सब कुछ टॉपिक समझ में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए, सीखने के लिए, लेक्चर नोट्स बनाने के लिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे सबमिट करने के लिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।